Subscribe to our channel, press the bell icon that you can get every update instantly. हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की सीरीज़ में। तो इसके पहले वाले जो लेक्चर्स हैं उसके अंदर में हमने डिस्कस किया था कॉन्ट्रैक्ट का जिस तरीके से हिस्टोरिकल एवोल्यूशन हुआ। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से फॉर्म होता है। उसके अलावा हमने उसमें मीनिंग और एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमने डिस्कस कर लिया है। तो आज उसके आगे की सीरीज शुरू करते हैं, आगे की वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट एग्रीमेंट, कि एग्रीमेंट क्या होता है। और इसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस को, क्योंकि एग्रीमेंट बनता किससे है? ऑफर और एक्सेप्टेंस से। मान लीजिए मैंने आपको ऑफर दिया और आपने उसे एक्सेप्ट किया, तो इन दोनों का सम टोटल मिलके एक एग्रीमेंट बनेगा। ठीक है, ध्यान रखिए मैंने एग्रीमेंट टर्म यूज किया है, कॉन्ट्रैक्ट टर्म यूज नहीं किया है, क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया था कि एग्रीमेंट क्या होता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट हो गया, और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। यानी कि अगर वो जो एग्रीमेंट है वो लॉ के द्वारा इन्फोर्सिएबल है तब जाकर हम उसे कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, अदरवाइज वो सिर्फ एक एग्रीमेंट रहेगा। तो हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट एग्रीमेंट। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो हमने डिस्कस की थी पिछले लेक्चर्स में भी हमने काफी बार इस चीज के बारे में बात किया है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो एग्रीमेंट हैं, पर जितने भी एग्रीमेंट हैं उन्हें हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? बिकॉज हमने देखा था कि एक एग्रीमेंट के लिए जरूरी होता है कि एक ऑफर हो और एक एक्सेप्टेंस हो। वहीं एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी होता है कि एक ऑफर हो, एक एक्सेप्टेंस हो, और वो जो ऑफर या एक्सेप्टेंस है यानी कि इन दोनों को मिला के जो भी एग्रीमेंट बना है वो इन्फोर्सिएबल बाय लॉ हो। ठीक है, तो हमने पिछले लेक्चर में ये डिस्कस किया था। तो इसमें हमने दो टर्म्स देखे अभी, कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट। ठीक है, हमें ये भी पता है कि कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के अंदर दोनों में डिफरेंस क्या होता है, राइट? तो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 2H बताता है और एग्रीमेंट के बारे में हमें सेक्शन 2B बताता है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। तो सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं और एग्रीमेंट किसको बोलते हैं। हालांकि हमने इसे पहले डिस्कस किया हुआ है, लेकिन फिर भी हम एक बार इसे देख लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट किसे बोलते हैं और एग्रीमेंट किसे बोलते हैं, राइट? तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सेक्शन 2H जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, ये बताता है कि एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि वो एग्रीमेंट जो कि लॉ के द्वारा एनफोर्सिएबल है उसे हम क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। इसका मतलब क्या है कि एक कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेशन के लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज कि उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक एग्रीमेंट होना चाहिए, और दूसरी चीज वो एग्रीमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि इन्फोर्सिएबल बाय लॉ हो। ठीक है, तो अगर एक एग्रीमेंट बनाया गया है, एक एग्रीमेंट किया गया है और वो एग्रीमेंट जो है वो इन्फोर्सिएबल बाय लॉ है, देन वो जो एग्रीमेंट है उसे हम एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं, राइट? तो अभी हमने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में देख लिया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि एग्रीमेंट किसे बोलते हैं। तो एग्रीमेंट के बारे में सेक्शन 2E है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो बोलता है कि एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। अब इसमें भी हमने क्या देखा? एक टर्म देखी हमने प्रॉमिस, इसे भी हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। दूसरा टर्म हमने देखा कंसिडरेशन। ठीक है, प्रॉमिस क्या होता है? वादा, यानी कि, और प्रॉमिस की डेफिनेशन क्या है इसके बारे में सेक्शन 2B बताता है कि अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। मतलब कि किसी ने कोई प्रपोजल दिया, किसी ने कोई ऑफर दिया सामने वाली पार्टी को, सामने वाली पार्टी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, तो जैसे ही वो उसे एक्सेप्ट करता है तो वो चीज क्या बन जाती है? एक प्रॉमिस बन जाती है। मतलब दोनों ने फिर एक दूसरे को प्रॉमिस कर लिया कि मैं तेरे लिए ये करूंगा और तुम मेरे लिए ये करेगा। ठीक है, तो वो चीज बन गई एक प्रॉमिस। तो प्रॉमिस और कंसिडरेशन, कंसिडरेशन भी ये लेन देन का मामला होता है, क्विड प्रो क्वो, या फिर कह सकते हैं इसे समथिंग फॉर समथिंग, कि आई विल डू समथिंग फॉर यू एंड अगेंस्ट दैट थिंग यू आर गोइंग टू डू समथिंग फॉर मी। ठीक है, तो ये चीज होगी प्रॉमिस, और एक चीज हमने अब डिस्कस कर ली कंसिडरेशन।
तो अब इन सब का कुल जमा क्या निकलता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट होता है। सबसे पहले कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट सबसे पहले क्या होता है? एक प्रॉमिस होता है, और प्रॉमिस सबसे पहले क्या होता है? प्रपोजल होता है। ठीक है, तो इसे हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। अगर हम यहां से देखना शुरू करें कि सबसे पहले एक प्रपोजल दिया जाता है, वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है, और जब वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एक प्रॉमिस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और वो जो प्रॉमिस होता है वो फिर एक एग्रीमेंट क्रिएट करता है, और जब वो एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है, ये चीज हमने देखी। अब ये सब चीज तो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। अब एक और चीज हमने पहले डिस्कस की हुई थी, एनफोर्सिएबल बाय लॉ, कि एनफोर्सिएबल बाय लॉ क्या होता है। तो सबसे पहले एक एग्रीमेंट बनता है, और अगर उस एग्रीमेंट की इतनी क्षमता, इतनी ताकत है, या उस एग्रीमेंट के अंदर वो सारी चीजें मौजूद हैं जो कि उसे कोर्ट की नजर में एनफोर्सिएबल बता दें, तो वो क्या बन जाएगा? एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक एग्रीमेंट और एक कॉन्ट्रैक्ट, इनके बीच की जो दूरी होती है उसे क्या चीज फिल करती है? उसे फिल करता है सेक्शन 10। ठीक है, सेक्शन 10 हमें ये चीज बताता है कि एक एग्रीमेंट के अंदर में वो कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए जिनके होने के कारण हम उसे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बता सके। ठीक है, अब ये कहता है कि व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, वो कौन से एग्रीमेंट हैं जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं। ठीक है, तो ये आगे क्या बोलता है कि ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय, जितने भी एग्रीमेंट हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हैं इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट। सबसे पहली चीज तो जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रही हैं पार्टीज, उनका एक फ्री कंसेंट होना चाहिए। मतलब कि उनकी जो सहमति है, जो कंसेंट है, वो किसी के दबाव में या किसी धोखे से या किसी गलत तरीके से नहीं लिया जाना चाहिए। ठीक है, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। दूसरी चीज, पार्टीज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में कंपीटेंट होनी चाहिए, मतलब कि अनसाउंड नहीं होनी चाहिए। वो मतलब इस हालत में होनी चाहिए कि वो समझ सके कि उनका इंटरेस्ट क्या है, उनका फायदा नुकसान क्या है इस कॉन्ट्रैक्ट या इस एग्रीमेंट के अंदर में। ठीक है, जैसे इसके कुछ टर्म्स होती हैं कि जो पार्टीज हैं वो 18 से ऊपर की होनी चाहिए, मतलब मेजर होनी चाहिए पार्टीज। उसके बाद वो पार्टीज जो हैं वो साउंड माइंड की होनी चाहिए। ऐसे कुछ बेसिक कंपिटेंसी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन, कि उनके बीच में एक लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। मतलब जो भी पार्टीज दोनों, मतलब इसको ऐसे समझ सकते हैं हम कि दो पार्टीज हैं, दोनों एक दूसरे के लिए कुछ करेंगी, दोनों के लिए वो चीज कंसिडरेशन है। जो चीज एक पार्टी ने दूसरे के लिए परफॉर्म की है वो इसके लिए कंसिडरेशन है, जो इसने दूसरी पार्टी के लिए परफॉर्म किया है वो उस पार्टी के लिए कंसिडरेशन है। तो ये जो कंसिडरेशन है वो एक लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक दो पार्टीज हैं, एक पार्टी ने कहा कि मैं तुझे 5 लाख रुपए दूंगा, इसके बदले तूने मेरे ड्रग्स बेचने हैं, तो इसके 5 लाख रुपए इसके लिए कंसिडरेशन है, और ये जो ड्रग्स बेचेगा उसके बदले वो दूसरी पार्टी के लिए कंसिडरेशन है। लेकिन इसमें जो कंसिडरेशन है वो लॉफुल नहीं है, गलत काम के लिए कंसिडरेशन दिया जा रहा है। तो इस केस के अंदर में वो जो एग्रीमेंट है वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। नेक्स्ट है विद लॉफुल ऑब्जेक्ट। मकसद जो है, ऑब्जेक्टिव जो है उस कॉन्ट्रैक्ट का, वो भी लॉफुल होना चाहिए। जैसा कि हमने पिछले केस के अंदर में देखा, जो हमने पिछली एग्जांपल ली उसके अंदर भी हमने देखा था, तो उनका जो ऑब्जेक्टिव था वो ड्रग्स बेचने का था, और ड्रग्स बेचने का ऑब्जेक्टिव हम किसी भी तरीके से एक लॉफुल ऑब्जेक्टिव नहीं बोल सकते। ठीक है, तो वो जो चीज है वो भी लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है और एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट है एंड नॉट हियर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। ठीक है, अब कुछ चीजें क्या होती है ना कि गवर्नमेंट ने पहले से ही मना की होती है कि ये चीजें जो है आप इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं कर सकते। जैसे कि गवर्नमेंट ने कोई ड्रग बैन किया हुआ है कंट्री के अंदर, और कोई पार्टी उस चीज को लेकर कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट पहले से ही वॉइड होगा। मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट में किसी सुनवाई की गुंजाइश ही नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही वॉइड है क्योंकि गवर्नमेंट ने उसे पहले ही बैन कर रखा है। ठीक है, अब ये हमने सेक्शन 10 में वो चीजें देखी जिनके होने से एक एग्रीमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर हम इसे ये कह सकते हैं कि ये वो एसेंशियल चीजें हैं जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाती हैं। मतलब कि एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये सारी चीजें होनी बहुत जरूरी हैं।
लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर या एग्रीमेंट के अंदर ये जो चीजें हैं जो हमने सेक्शन 10 के अंदर में डिस्कस की यहां से यहां तक, अगर तो ये चीजें नहीं भी हैं तब भी हम उसको क्या बोलेंगे, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन का मतलब नो मैटर इफ असेंशियल एलिमेंट्स आर नॉट प्रेजेंट, कोई बात नहीं अगर असेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं है लेकिन ये इन कैटेगरीज में आती हैं तो हम इसे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बाय विच एनी कॉन्ट्रैक्ट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड इन राइटिंग और इन द प्रेजेंस ऑफ विटनेस और एनी लॉ रिलेटिंग टू दी रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। कि मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जिसका नेचर ही ऐसा है कि उसे आप किसी विटनेस के सामने या राइटिंग के अंदर आप उसे दे दें, ठीक है, या फिर कोई ऐसा लॉ बना रखा है जिसके अंदर में रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो आप कर सकते हो बिना किसी एसेंशियल एलिमेंट्स के, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। मतलब कि लॉ ने कुछ चीजें जो हैं वो एक्सेप्शन के लिस्ट में डाल रखी हैं कि अगर ये टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और इसके अंदर एसेंशियल एलिमेंट्स मौजूद नहीं हैं फिर भी हम इसे क्या बोल सकते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया एक्सेप्शन। तो ये वो चीजें हैं जिन्हें हमने पहले से पढ़ रखा है। अब शुरू करते हैं जो आज हमने जिसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है ऑफर। ऑफर या फिर प्रपोजल। तो एग्रीमेंट हमने पढ़ लिया, अब हम देखेंगे एग्रीमेंट के अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली चीज है ऑफर और दूसरी चीज है प्रपोजल। पहली चीज है ऑफर और दूसरी चीज है एक्सेप्टेंस। अब ऑफर को ही हम क्या बोल देते हैं, प्रपोजल भी बोल देते हैं। तो अब सबसे समझने वाली ये चीज है इसके अंदर कि किसी भी एग्रीमेंट के लिए जो सबसे फंडामेंटल चीज होती है या सबसे बेसिक चीज होती है वो क्या होती है कि आप किसी को आप एक ऑफर दोगे और सामने वाली पार्टी उस ऑफर को एक्सेप्ट करेगी। ठीक है, और आगे जाके यही चीज कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाता है अगर वो जो एग्रीमेंट है वो एनफोर्सिएबल बाय लॉ हो। तो सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि ऑफर क्या होता है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि उस ऑफर की एक्सेप्टेंस कैसे होती है और किसे हम वैलिड एक्सेप्टेंस बोल सकते हैं। तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि ऑफर किसे बोलते हैं और एक वैलिड ऑफर क्या होता है। ठीक है, तो एक प्रपोजल या जो एक्सेप्टेंस है, ये जो दोनों चीजें होती है प्रपोजल और एक्सेप्टेंस, ये एक बेसिक प्रोसेस है फॉर मेकिंग एन एग्रीमेंट। ठीक है, इन विच द प्रपोजल इज द स्टार्टिंग पॉइंट, जिसके अंदर ये जो प्रपोजल है वो एक स्टार्टिंग पॉइंट है। अब प्रपोजल बोलते किसको हैं, तो प्रपोजल के बारे में जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसका सेक्शन 2A हमें बताता है। आप ये सेक्शंस देखते रहिए, इसको याद करने की कोशिश करिएगा, अगर याद हो जाता है तो वेल एंड गुड। तो सेक्शन 2A क्या बोलता है कि when one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtaining assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal। अब इसको एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। तो सबसे पहली लाइन क्या है, when one person signifies to another। ठीक है, मान लीजिए वो एक पर्सन A है और दूसरा वो जो पर्सन है वो एक B है। ठीक है, जो अनदर पर्सन है वो B है। तो अब A है और दूसरा पर्सन B है, तो when one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything। तो मान लीजिए कि ये जो A पर्सन है इसने B को कुछ अपनी विलिंगनेस बताई। अब विलिंगनेस किस तरीके की थी कि मैं कुछ करना चाहता हूं या फिर मैं कुछ नहीं करना चाहता हूं, यानी कि डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। ठीक है, नेक्स्ट है विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग असेंट ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और एब्सटेनेंस। मतलब ये A है, ये B है, A ने B को अपनी विलिंगनेस दी कि मैं कुछ करना चाहता हूं या कुछ नहीं करना चाहता हूं, और विलिंगनेस देने का पर्पस क्या था कि B उसे अपनी असेंट दे। ठीक है, B उसे अपनी असेंट दे। अब ये तो B के ऊपर है कि B असेंट देता है कि नहीं देता है, लेकिन A ने अपनी विलिंगनेस इसलिए इसके सामने जाहिर की, अपनी जो दिल की बात थी वो इसके सामने इसलिए जाहिर की ताकि B अपना असेंट दे। तो इस टाइप की चीज को हम क्या बोलेंगे, ऑफर बोलेंगे। मतलब जब कभी भी कोई पर्सन, कोई इंडिविजुअल या हम जब कभी भी किसी के सामने अपनी दिल की बात इसलिए रखते हैं ताकि हम सामने वाले पर्सन का असेंट उसके अंदर ले सके, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम प्रपोजल बोलेंगे। ठीक है, तो ये तो सेक्शन 2A हमें बताता है इसके बारे में। अब सेक्शन 2C है, ये क्या बताता है कि जो पर्सन है
जिसने कि ऑफर दिया है, जिसने कि प्रपोजल दिया है, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम या तो ऑफर देने वाले को ऑफरर बोलेंगे, ठीक है, और जो उसे एक्सेप्ट करता है उसे हम क्या बोलेंगे? जिसको ऑफर दिया गया है, मतलब ऑफर देने वाले को हम ऑफरर बोलेंगे, जिसको ऑफर दिया गया है उसे हम ऑफरी बोलेंगे, ठीक है, और जब वो ऑफरी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेगा तो फिर हम उसे हम प्रॉमिसी बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या क्या कह सकते हैं हम? ए मान लीजिए ऑफरर है और बी मान लीजिए ऑफरी है, तो ए को हम क्या बोल सकते हैं? ए ने ऑफर दिया तो ये ऑफरर हो गया, बी को ऑफर मिला तो ये ऑफरी हो गई या हो गया, ए ने प्रपोजल दिया तो ये प्रपोजर हो गया, ये प्रपोजी हो गई, ठीक है। इसी तरीके से इसने जब ऑफर एक्सेप्ट कर लिया तो ये प्रॉमिसी हो गया और ये प्रॉमिसी हो गया, ठीक है, ये प्रॉमिसी हो गया और ये प्रॉमिसर हो गया, ठीक है। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी हैं। अब इन्हें बताता कौन सा है? सेक्शन 2C इनके बारे में बात करता है। तो हमने प्रपोजल को देख लिया। अब ये जो ऑफर है इसके कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि ऑफर की जो डेफिनेशन है उसमें से हमने कुछ चीज़ें निकाली हैं ताकि हमें ये पता चल सके, हम उस डेफिनेशन को अच्छे से समझ सके और देख सके कि एक ऑफर के अंदर बहुत सारी जरूरी चीज़ें क्या होनी चाहिए जिसके बाद हम उसे एक ऑफर बोल सकते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो तो यही है कि ऑफर जो है मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। ये रहा, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। इसका मतलब क्या होता है? ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पे ये आपको जो बोर्ड पे दिख रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा है, वो क्या कहता है। तो ये कहता है कि डेफिनेशन ऑफ प्रपोजल लेज एम्फेसिस अपॉन द रिक्वायरमेंट दैट द विलिंगनेस टू मेक अ प्रपोजल शुड बी सिग्निफाइड। मतलब कि ये जो हमने प्रपोजल की डेफिनेशन पढ़ी है, तो आप एक बार फटाफट प्रपोजल की डेफिनेशन देखिए। प्रपोजल की डेफिनेशन क्या कहती है? प्रपोजल की डेफिनेशन कहती है कि व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस। इसमें देखिए यहाँ पे साफ साफ क्या लिखा है? व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस। यानी कि इस डेफिनेशन के अंदर ही हम ये पढ़ रहे हैं कि जहां पर एक पार्टी दूसरी पार्टी को अपनी विलिंगनेस क्या कर रहा है? सिग्निफाई कर रहा है ना। हमने इसके डेफिनेशन में ही पढ़ा। तो इसकी डेफिनेशन की जो पहली लाइन सिग्निफिकेंस के ऊपर जोर डाल रही है, इसका मतलब क्या है? तो इसे देखने के लिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सिग्निफिकेंस का सिग्निफाई करने का मतलब क्या होता है। सिग्निफाई करने का मतलब होता है टू इंडिकेट और डिक्लेयर। यानी कि आप अपनी चीज को या तो इंडिकेट कर रहे हो सामने वाले पर्सन के सामने या उसे डिक्लेयर कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको कहा, आप मेरे सामने बैठे हो, मैंने आपको कहा कि मैं अपनी ये चीज आपको 5,000 में बेचना चाहता हूं। इसका मतलब मैं उस चीज को डिक्लेयर कर रहा हूं आपके सामने कि मैं अपनी ये चीज आपको 5,000 में बेचना चाह रहा हूं, या मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूं कि मैं अपनी ये चीज ये जो है 5,000 में बेचना चाह रहा हूं, ठीक है। और इसे ही अगर हम ट्रेडिशनल लैंग्वेज में लॉ की देखें तो ट्रेडिशनल लैंग्वेज ऑफ लॉ में क्या कह सकते हैं? इट मीन्स दैट द प्रपोजल शुड बी कम्युनिकेटेड टू द अदर पार्टी। यानी कि यही बात पहले भी हमने बात की कि जो ऑफर है वो सामने वाली पार्टी को कम्युनिकेट होनी चाहिए, है ना। उसको पता लगने चाहिए कि ये किसी पर्सन ने XYZ ने मुझे ये ऑफर दिया है। अगर उसे सिंपल सी बात है, अगर उसे पता ही नहीं होगा कि उसको किसी ने ऑफर दिया है तो वो उस ऑफर की एक्सेप्टेंस कहाँ से देगा? मुझे पता तो होना चाहिए कि कोई मुझे ऑफर दे रहा है, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंस का मतलब होता है। और जब ये ऑफर बन जाता है, मतलब जब मैंने सोच लिया कि मैंने किसी को ऑफर देना है और जब मैंने उसे वो ऑफर कम्युनिकेट कर दिया, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक प्रॉपर ऑफर बोलेंगे कि उस ऑफर का कम्युनिकेशन हो गया है, अब वो एक प्रॉपर ऑफर बन गया है, ठीक है। इसका मतलब है कि विदाउट कम्युनिकेशन कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि सामने वाली पार्टी को इस चीज के बारे में पता ही नहीं चलेगा। यानी कि नो कम्युनिकेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। अब इसी से रिलेटेड एक केस है। अब ये केस क्या है? लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का केस है। इस केस के फैक्ट क्या है कि द नेफ्यू ऑफ गौरी दत्त वाज मिसिंग एंड ही सेंट हिज सर्वेंट लालमन शुक्ला टू ट्रेस हिम। मतलब कि कोई गौरी दत्त नाम का इंसान है। अब गौरी दत्त का क्या होता है कि उसका जो नेफ्यू है वो मिस हो जाता है, ठीक है। अब जब नेफ्यू मिस हो जाता है तो वो अपने सर्वेंट लालमन शुक्ला को कहता है कि लालमन शुक्ला को भेजता है अपने नेफ्यू को ट्रेस करने के लिए। जब ये लालमन शुक्ला है या जो सर्वेंट है वो उसके नेफ्यू को ट्रेस करने के लिए उस घर को छोड़ देता है, मतलब उसको चले जाता है उस नेफ्यू को ट्रेस करने के लिए, तो गौरी दत्त क्या अनाउंस करता है? गौरी दत्त अनाउंस करता है रिवॉर्ड ऑफ ₹500 टू बी गिवन टू एनी पर्सन हु विल ट्रेस द बॉय। मतलब कि जो भी पर्सन
उसके नेफ्यू को ट्रेस करेगा उसे वो 500 रुपीज़ देगा। अब होता क्या है कि लालमन शुक्ला जो है उसके जो नेफ्यू है उसको ट्रेस कर लेता है विदाउट नॉलेज ऑफ द रिवॉर्ड, लेकिन उसे ट्रेस करता है, लेकिन लालमन शुक्ला को इस चीज़ के बारे में पता नहीं है कि ऐसे मेरे जो मालिक है, जो मेरा प्रिंसिपल है, उसने ऐसा कोई रिवॉर्ड रखा है कि जो भी उसे ट्रेस करेगा उसे 500 रुपीज़ मिलेगा। लेकिन लालमन शुक्ला ने उसे ट्रेस कर लिया। अब थोड़े टाइम बाद क्या होता है, जब लालमन शुक्ला को पता लगता है ऐसा कि ऐसी ऐसी बात है कि कोई रिवॉर्ड भी रखा गया था, तो लालमन शुक्ला क्या करता है, रिवॉर्ड पे अपना क्लेम करता है, ठीक है। लेकिन उसका जो प्रिंसिपल है, जो भी उसका जो मालिक होता है, वो उसे मना कर देता है, उससे रिफ्यूज कर देता है कि भाई मैं नहीं तुझे कोई भी रिवॉर्ड दूंगा। तो इसी बात पे वो कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट क्या कहता है कि इग्नोरेंट अबाउट, कि जो लालमन शुक्ला है ही वॉज इग्नोरेंट अबाउट द ऑफर। लालमन शुक्ला को ऐसे किसी ऑफर के बारे में पता ही नहीं था, और ऑफर के बारे में जब पता ही नहीं था इसका मतलब उसके लिए तो कोई ऑफर हुआ ही नहीं, और जब कोई ऑफर नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि जब ऑफर नहीं हुआ तो एक्सेप्टेंस नहीं हुई, और एक्सेप्टेंस नहीं हुई तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, और जब कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ इसका मतलब कि कोई रिवॉर्ड उसे देना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो कोर्ट लालमन शुक्ला को जो है वो रिफ्यूज कर देता है कि हम ये जो चीज़ है वो इन्फोर्सिएबल नहीं है, वो तुझे किसी भी तरीके का रिवॉर्ड नहीं देगा, क्योंकि तुझे ऑफर पता ही नहीं था, तूने ऑफर के चक्कर में उसके नेफ्यू को नहीं ढूंढा, बल्कि अपनी विलिंगनेस से, बिना किसी लालच में, बिना किसी रिवॉर्ड के ऑफर के मतलब नॉलेज होने के बिना उसे ढूंढा है, ठीक है। तो ये लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का केस हुआ था। ये केस बेसिकली है किस चीज से रिलेटेड है, ये इसी चीज से रिलेटेड है कि ऑफर जो है वो कम्युनिकेट होना चाहिए। लालमन शुक्ला को ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं हुआ था। नेक्स्ट है कि कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होती है, कि ऑफर आपने मतलब कम्युनिकेट कर दिया, लेकिन पता कैसे चलेगा कि ये कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई है। ऑफर बना, आपने उसे कम्युनिकेट कर दिया, लेकिन पता भी होना चाहिए कि वो ऑफर कम्युनिकेट हुई है कि नहीं है, या ऑफर कम्युनिकेट कैसे होगी, कब कम्युनिकेशन कंप्लीट है। तो इसके बारे में सेक्शन 4 बोलता है कि द कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल इज कंप्लीट। अब यहां से देखिएगा कब कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कंप्लीट होता है, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड। मतलब कि जिस पर्सन के लिए आपने ऑफर कम्युनिकेट किया है उस पर्सन की नॉलेज में आ जाए उस ऑफर के बारे में। अब वो किसी भी तरीके से उसके नॉलेज में आ सकता है, ठीक है। मतलब आपका काम बस इतना है कि आप ऑफर को कम्युनिकेट करो, और इस तरीके से कम्युनिकेट करो कि जिस पर्सन को आप कम्युनिकेट करने वाले हो उसके नॉलेज में वो चीज आ जाए, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि ऑफर कम्युनिकेट होना चाहिए, फिर हमने देख लिया कि ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होगी। अब देखते हैं कि किस किस मोड से या किस किस तरीकों से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, यानी कि मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या है। तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में सेक्शन 3 हमें क्या बताता है कि कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल। ये जो सेक्शन 3 है ये बेसिकली कम्युनिकेशन के बारे में भी बताता है, एक्सेप्टेंस के बारे में भी बताता है, और रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल के बारे में भी बताता है। लेकिन हम सिर्फ अभी इतना समझेंगे कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कैसे हो जाता है, ठीक है। आपको ज़्यादा इसमें और कुछ समझने की जरूरत नहीं है। इस सेक्शन को पढ़ते हैं। सेक्शन क्या बोलता है कि द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल, द रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। यानी कि किसी ने कम्युनिकेट किया हो प्रपोजल को, किसी ने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया हो, या किसी ने उस प्रपोजल को या उस एक्सेप्टेंस को रिवोक किया हो। मतलब अगर किसी ने प्रपोजल दिया हो, बाद में उस प्रपोजल को वापस ले लेना हो, या जिसने एक्सेप्टेंस दी है बाद में उस एक्सेप्टेंस को वापस ले लेना चाहता हो। ये सब चीज़ें कैसे होती हैं, कौन कौन से मोड्स होते हैं इनके। तो ये यही कह रहा है कि द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल एंड द रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस रिस्पेक्टिवली आर डीम्ड टू बी मेड बाय एनी एक्ट और ओमिशन। ये देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है ना कि ये किस तरीके से माना जाएगा, बाय एनी एक्ट और ओमिशन ऑफ द पार्टीज प्रपोजिंग, accepting and revoking by which he intends to communicate such proposal, acceptance or revocation which has the effect of communicating it। मतलब सेक्शन 3 क्या बताता है, सेक्शन 3 बोल रहा है कि चाहे आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, चाहे आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हो ऑफर को, चाहे उस ऑफर और एक्सेप्टेंस को आप रिवोक कर रहे हो, जरूरी क्या है इसके अंदर कि आपका एक्ट इस चीज के बारे में बताना चाहिए। आपका जो एक्ट है वो इस तरीके का होना चाहिए ताकि सामने वाली पार्टी को कम्युनिकेट हो जाए, या सामने वाली पार्टी जिसने एक्सेप्ट की है
उसके एक्ट वैसे होने चाहिए कि जिसने ऑफर दिया है उसको पता लग जाए कि उसने एक्सेप्ट कर लिया है। या फिर अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक कर रहे हो, ऑफर को या एक्सेप्टेंस को रिवोक कर रहे हो, तो आपका एक्ट ऐसा होना चाहिए जिससे सामने वाली पार्टी को इस चीज का पता लग जाए कि आपने ऑफर या एक्सेप्टेंस को रिवोक किया है। वो एक्ट कैसा भी हो सकता है, यहां पे दिया है ना, मेड बाय एनी एक्ट और ओमिशन, ठीक है, वो एक्ट कैसा भी हो सकता है, ठीक है। Thus, a proposal may be communicated in any ways which the effect of laying before the offeree the willingness to do or abstain, it can be written, spoken or implied। मतलब कि जो प्रपोजल है वो इस तरीके से कम्युनिकेट होनी चाहिए ऑफरी को, यानी कि ए ने ऑफर दिया बी को, बी है ऑफरी, बी को वो ऑफर जो है वो किसी भी तरीके से कम्युनिकेट हो जानी चाहिए। बस कम्युनिकेट इस तरीके से हो कि सामने वाली पार्टी जो है, ये ए है, उसकी विलिंगनेस एज इट इज बी को पता लग जाए कि ये चाहता क्या है, ठीक है, ये चीज है। तो ये मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है, वो रिटन भी हो सकता है, स्पोकन भी हो सकता है, या किसी इंप्लाइड से भी हो सकता है। इंप्लाइड यानी कि किसी भी एक्ट से ये चीज शो हो रही हो कि सामने वाले पर्सन ने ये चीज किया है, इसका मतलब यही होगा, ठीक है। ये सेक्शन 3 बताता है। अब चौथा जो इसका जो एसेंशियल एलिमेंट है वो क्या है कि ऑफर मस्ट बी मेड टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ द अदर पार्टी। अब इसमें भी मैं आपको यही कहूंगा कि आप प्रपोजल की डेफिनेशन देखिए। प्रपोजल की डेफिनेशन क्या बोलता है कि व्हेन वन पर, पहले तो हमने पहली चीज देखी सिग्निफिकेंस के बारे में कि सिग्निफाई करना होता है, ठीक है। दूसरा इसका जो कॉमा के बाद का जो फ्रेज है वो क्या बोलता है, विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग असेंट ऑफ डेट अदर। यानी कि यहां पे भी आ रहा है ना, प्रपोजल कैसा होना चाहिए, प्रपोजल होना चाहिए विद अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ द अदर, ठीक है। अगर तो ऑफर इस तरीके से आपने दिया है ताकि सामने वाली पार्टी का आपको असेंट लेना है, तभी आप उसे ऑफर कह सकते हो। तो यही चीज है यहाँ पे कि जो प्रपोजल की डेफिनेशन है वो खुद ही इस चीज के बारे में बताती है कि ऑफर ऐसा होना चाहिए ताकि सामने वाली पार्टी को सिग्निफाई हो आपकी विलिंगनेस, और ऑफर ऐसा होना चाहिए ताकि सामने वाली पार्टी जो है अपना असेंट दे उसके ऊपर। यानी कि इस पर्पस या इस इंटेंशन से ऑफर होना चाहिए ताकि आपको सामने वाली पार्टी का असेंट चाहिए। ये उसके डेफिनेशन के अंदर में ही दिया हुआ है, ठीक है। तो डेफिनेशन ऑफ प्रपोजल अगेन एम्फेसिस ऑन द असेंट ऑफ द अदर पार्टी। मेयर इंटेंशन टू मेक एन ऑफर और मेयर इंक्वायरी इज नॉट एन ऑफर। यानी कि सिंपल ऐसा नहीं कि आपने सोच लिया कि मैं ऑफर दे रहा हूं सामने वाली पार्टी को, ठीक है, या आपने किसी चीज के बारे में इंक्वायरी कर ली तो वही ऑफर हो गया। जी नहीं, ऑफर ऐसा होना चाहिए ताकि सामने वाली पार्टी का आप असेंट चाह रहे हो। ऐसा ही विक्स वर्सेस टाइबोल्ड के केस में हुआ था। विक्स वर्सेस टाइबोल्ड का केस के फैक्ट कैसे हैं कि टाइबोल्ड सेड इन कन्वर्सेशन टू द वीक्स दैट ही वुड गिव 1000 टू एनीवन हु मैरी हिज डॉटर विद हिज कंसेंट। तो ये जो टाइबोल्ड है, ये क्या वीक्स के साथ कन्वर्सेशन चल रही थी, तो टाइबोल्ड वीक्स को बोलते हैं कि मैं उस पर्सन को 1000 रुपीज दूंगा जो मेरी बेटी से मेरी कंसेंट के साथ शादी कर ले, ठीक है। अब जो वीक्स होता है उसने उसकी बेटी के साथ शादी कर ली, और शादी करने के बाद जब वीक्स ने डिमांड की कि मुझे 1000 रुपीज चाहिए, आपने कहा था, तो टाइबोल्ड फिर जो है वो उसे रिफ्यूज कर देता है कि मैं तुम्हें वो पैसे नहीं दूंगा, ठीक है। तो जब ये केस कोर्ट में जाता है तो कोर्ट में जज क्या डिसाइड करते हैं कि टाइबोल्ड जो है उसने कोई ऑफर नहीं दिया था, वो बस एक मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन था, ठीक है, मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन। स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन का मतलब क्या होता है कि सिर्फ वो अपनी एक इंटेंशन को सामने रख रहा था कि मेरी ऐसी ऐसी इंटेंशन है, उसने ऑफर नहीं दिया कोई, ठीक है। अब ये बेसिक इसमें समझने वाली क्या बात है ना कि बाद में ये जो वीक्स वर्सेस टाइबोल्ड की जो जजमेंट है वो ओवर रूल हो गई थी। अब उस समय क्या कोर्ट ने क्या सोचा था कि एक जो ऑफर है वो एक पर्टिकुलर पर्सन या एक पर्टिकुलर पार्टी को देना चाहिए। मतलब अगर आप कोई ऑफर दे रहे हो तो आप ऑफर इस तरीके से दोगे ताकि आप पर्टिकुलर एक पिन पॉइंट करके ये चीज बता सके कि मैंने फला फला पार्टी को ऑफर दिया या मैंने इस पर्सन को ऑफर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसने टर्म यूज की थी दैट ही वुड गिव ₹1000 टू एनीवन। इसने एनी वन टर्म यूज किया था, जबकि उसमें क्या मानते थे कि ऑफर जो है वो किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन या पार्टी को देना होता है, उसे ही ऑफर मानते हैं। आगे जाके ये चीज ओवरऑल होती है और ऐसा जजमेंट आता है जो आप कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक ये सब केसेस है उसके अंदर पढ़ोगे, ऐसी जजमेंट आती है जब ये ओवरऑल होता है कि ऑफर जो है वो किसी भी मतलब ऑफर जो है वो n नंबर ऑफ पीपल को भी दे सकते हैं
और उसकी एक्सेप्टेंस कैसे आएगी, जो भी उस ऑफर को परफॉर्म कर देगा, ठीक है, परफॉर्मेंस उसकी एक्सेप्टेंस मानी जाएगी उस ऑफर के। लेकिन तब तक हम यही मान के चलते हैं कि वीक्स वर्सेस टाइबॉल्ट केस के अंदर तो यही जजमेंट आई थी और इसी बेसिस पे आई थी कि ऑफर जो है वो किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को ही दिया जा सकता है, जबकि यहाँ पे ऑफर एनीवन कितनों को ही दिया हुआ था, ठीक है। तो ये वीक्स वर्सेस टाइबॉल्ट की जजमेंट थी। नेक्स्ट एसेंशियल है ऑफर मस्ट बी डेफिनेट एंड सर्टेन, मतलब कि ऑफर ऐसा होना चाहिए जो एक ठोस ऑफर होना चाहिए कि ये ऑफर है, इसके अंदर ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इससे कोई भी इधर या इधर कोई भी चीज नहीं होगी, आपको माननी है तो यही चीज मानी है, ठीक है। ये ऑफर होता है। ये चीज होती क्यों है, ताकि आपने ऑफर के अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशंस दे रखे हैं, इससे किस पार्टी के कौन सी ड्यूटीज बनती हैं, कौन सी पार्टी के कौन से राइट्स बनते हैं, इस चीज के बारे में डिसाइड किया जा सके, उनको अपने राइट्स और ड्यूटीज में बाउंड किया जा सके, ठीक है, ताकि उनके राइट्स एंड ड्यूटीज असर्टेन किए जा सके। अब इसी से रिलेटेड एक केस है फॉली वर्सेस क्लासिक कोच लिमिटेड। इस केस में क्या होता है, फैक्ट क्या है इस केस के, कि फॉली ओन्ड सम लैंड एंड अ पेट्रोल स्टेशन। अब फॉली है, एक कोई पर्सन है, फॉली ने कोई जमीन खरीदी और एक पेट्रोल स्टेशन फॉली ने खरीदा। ही सोल्ड पार्ट ऑफ द लैंड एडजॉइन द स्टेशन टू क्लासिक कोचेस लिमिटेड। अब ये मान लीजिए फॉली की लैंड है और फॉली ने इसके साथ में एक पेट्रोल स्टेशन खरीदा। अब इस पेट्रोल स्टेशन, ये जो लैंड है, इसका कुछ पार्ट फॉली ने एक क्लासिक कोचेस लिमिटेड करके कोई कंपनी है उसे सेल कर दिया, ठीक है, उसे सेल कर दिया, ठीक है। अब जब वो सेल कर रही थी तो उसके अंदर उन्होंने एक कंडीशन रखी कि, एक कंडीशन क्या रखी एग्रीमेंट के अंदर में, कि ये जो कंपनी है क्लासिक कोचेस लिमिटेड, ये जब भी, अब क्लासिक कोचेस लिमिटेड बेसिकली इनका कोई ट्रांसपोर्ट वगैरह का काम होता है, तो ये इसमें शर्त क्या रखते हैं, क्या कंडीशन रखते हैं कि ये जो कंपनी है ये जब भी फ्यूल भरवाएगी, फ्यूल फिल करवाएगी तो इनके पेट्रोल स्टेशन से ही करवाएगी, ठीक है। और उस जो कॉन्ट्रैक्ट था, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में कहीं भी इन्होंने मेंशन नहीं किया कि पेट्रोल की जो है वो कीमत कितनी होगी, कितना उसका प्राइस कितना होगा, लेकिन उन्होंने एक कंडीशन मेंशन कर रखा था कि जो भी रीजनेबल प्राइस होगा उस टाइम पर मार्केट में, उसके बेसिस के ऊपर पे हम सेल करेंगे आपको। तो क्या होता है, कुछ टाइम तक तो ये इनसे पेट्रोल भरवाते हैं, बाद में फिर भरवाना बंद कर देते हैं। तो ये फिर ये जो भी अपने फॉली है, ये जाते हैं कोर्ट में, और कोर्ट क्या डिसाइड करती है, कोर्ट कहती है कि द रीजनेबल प्राइस मींस द प्राइस ऑफ द पेट्रोल एट द टाइम ऑफ परचेज, और ये चीज उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में मेंशन थी। तो इसका मतलब ये जो क्लासिक कोचेस लिमिटेड है, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है, ठीक है, ये चीज है। नेक्स्ट है एसेंशियल एलिमेंट, ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस विद विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, यानी कि ऑफर के अंदर कोई ऐसा टर्म नहीं होना चाहिए जिसका नॉन कंप्लायंस, यानी कि अगर आप उस टर्म को फॉलो नहीं करते हो तो उसे एक्सेप्टेंस मान ली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कोई ऑफर देता हूं और मैं उस ऑफर के अंदर ऐसा टर्म लिख देता हूं कि अगर तुमने मुझे वापस से जवाब नहीं दिया तो मैं उसे एक्सेप्टेंस मान लूंगा, जबकि होना क्या चाहिए कि सामने वाली पार्टी मुझे एक्सेप्टेंस देगी, ठीक है, तब वो जो ऑफर बनेगा। लेकिन अगर सामने वाली पार्टी ने एक्सेप्टेंस नहीं दिया और तब भी आप उसमें टर्म आपने डाल रखा है ऐसा कि सामने वाली पार्टी ने अगर एक्सेप्टेंस नहीं दी, तब मैं उसको वो मान लूंगा कि ये वो बंदा राजी है कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए, तो ये चीज मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं करेगा। ऐसा ही एक केस है फेल्टहाउस वर्सेस बिंदले का। अब ये फेल्टहाउस वर्सेस बिंदले केस में होता क्या है, इसका फैक्ट क्या है, फेल्टहाउस ऑफर्ड टू बाय हिज नेफ्यूज हॉर्स, मतलब फेल्टहाउस कोई है पर्सन, उसने क्या ऑफर दिया कि उसने अपने नेफ्यू को ऑफर दिया कि वो उसका जो हॉर्स है उसे वो 30 पाउंड्स के अंदर में खरीदेगा, और उसके अंदर क्या टर्म था कि इफ आई हेयर नो मोर अबाउट इट आई शैल कंसिडर द हॉर्स माइन एट 30 पाउंड्स, कि अगर मैंने इस ऑफर के बारे में और कुछ नहीं सुना, मतलब कि तुमने मुझे नहीं अपने बताया या कुछ भी, तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम इसे बेचना चाहते हो कि नहीं, या इसके ऊपर तुम्हारा कोई रिप्लाई नहीं आया, तो मैं ये मान के चलूंगा कि ये जो हॉर्स है वो 30 पाउंड्स में मेरा हुआ। नेफ्यू डिड नॉट रिप्लाइड, और पर क्या होता है ना कि आफ्टर ऑल ही चेंज्ड हिज प्लान टू सेल द हॉर्स टू एनीवन एल्स एंड टोल्ड हिज ऑक्शनियर टू कीप द पर्टिकुलर हॉर्स आउट ऑफ द सेल। कुछ टाइम बाद क्या होता है, उस समय तो जो अपना बिंदले है उसने कोई उसे जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने मन ही मन में सोच लिया कि ठीक है मैं बेच दूंगा, और उसने अपने ऑक्शनियर को क्या बोला कि इस घोड़े को साइड में रख लो, इसे ऑक्शन मत करना, ठीक है।
लेकिन ऑक्शनेयर जो होता है वो गलती से उसे सेल कर देता है उस हॉर्स को। और जब ऑक्शनेयर उस हॉर्स को सेल कर देता है और उसके जो उसके अंकल हैं फेल्टहाउस, उन्हें पता लगता है, तो फेल्टहाउस क्या कहते हैं, फेल्टहाउस करते हैं कि तुमने मेरी प्रॉपर्टी को कन्वर्ट किया है और उसके ऊपर कन्वर्जन के चार्जेस लगा देते हैं। तो इट वॉज हेल्ड दैट एफ हैज नो राइट ऑफ एक्शन अगेंस्ट द ऑक्शनेयर सिंस द हॉर्स वॉज नॉट सोल्ड टू हिम। This offer of 30 pound having not been properly accepted since the nephew had not properly communicated the acceptance। तो कोर्ट क्या बोलती है, कोर्ट कहती है कि ये जो ऑफर जो तुमने दिया था उसका एक्सेप्टेंस कभी आया ही नहीं, उसका एक्सेप्टेंस तुम्हें कम्युनिकेट हुआ ही नहीं, तो तुम कैसे मान सकते हो कि ये किसी तरीके का उसने हामी भर दी थी कि मैं तुम्हें ही हॉर्स बेचूंगा। ठीक है, मतलब कि कोर्ट ये कहना चाह रही थी कि आप किसी भी तरीके के टर्म्स, इस तरीके के टर्म्स को कॉन्ट्रैक्ट में नहीं डाल सकते जिसके अंदर ये लिखा हो कि अगर आप ये चीज परफॉर्म नहीं करोगे तो मैं ये मान लूंगा कि तुम उस ऑफर के लिए या उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए राजी हो। ठीक है, तो ये फेल्टहाउस वर्सेस बिंदले के केस में हुआ था। तो अभी की वीडियो के लिए बस इतना ही। इसके आगे के एसेंशियल एलिमेंट्स को हम डिस्कस करेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, तो उस वीडियो को जाके चेकआउट कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो उसके क्योंकि ये वीडियो नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप इसके बाद का जो पार्ट है, बाकी के जो एसेंशियल एलिमेंट्स है, उसे नेक्स्ट वीडियो में देख लीजिएगा। थैंक यू।